बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। लास्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख रहे थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पिछले क्लास में हमने दो तरह के लिगेंड्स डिस्कस किए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आप किसको बोलते थे? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स? ऐसे लिगेंड्स जिनकी डोनेटिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, और ऐसे लिगेंड जिनकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम है उनको हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। और हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लास्ट क्लास में देखा था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर नीट 2020 में क्वेश्चन भी आया है जिसमें 4 लिगेंड्स दिए हुए थे और इसमें पूछा गया था कि इसमें से सबसे बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी है और सबसे पुअर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर इस साल क्वेश्चन आया था और इसको याद करने का एक तरीका भी हमने समझा था। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के पोस्टुलेट्स, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये है इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एसएफएल, एसएफएल के प्रेजेंस में ड्यू टू द हाई रिपल्शन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल गेट्स पेयर्ड। पहला पॉइंट वीबीटी ये बोलता है कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अगर लेट से मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेट से D6 है, ये एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मान लिया D6 है, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन को जब आप लोग फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको याद होगा हंट्स रूल हम लोग यूज़ करते हैं, और हंट्स रूल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, तो जब वो मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा, जिसके कारण ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको यहाँ पे ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है यानी लिगेंड का जो फील्ड है वो वीक है, तो ऐसे केस में वो बहुत ज़्यादा रिपल्शन मेटल पे नहीं लगा पाएगा और वहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पेयर नहीं होंगे। सो in presence of weak field ligands, due to their less repulsion, the unpaired electrons of the metal will not get paired. ऐसे केस में जो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं होंगे। मतलब कि बस 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस थ्योरी में, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयर करवा देना है, और अगर लिगेंड आपका WFL है तो ऐसे केस में उसको पेयर नहीं करवाना है। ठीक, इस तरह से याद रख सकते हैं सफल और विफल। SFL मतलब सफल, जो पेयरिंग करवाने में सफल है उसको SFL बोलेंगे, और जो पेयरिंग करवाने में विफल है उसको हम लोग WFL बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, कई बार हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जैसे टर्म भी यूज करते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे हम लोग? तो अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा और हाइब्रिडाइजेशन में ND मतलब कि आउटर डी ऑर्बिटल या वैलेंस शेल का डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसे केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, या सिंपली कई बार आउटर कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो इफ ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंड इफ N-1D मतलब कि पेन अल्टीमेट शेल मतलब कि सेकेंड लास्ट शेल, ठीक है ना, या अंदर वाला जो शेल है उसका अगर D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है
तो ऐसे केस में उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इफ n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो देखो अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपने लिख दिया sp3d2, ठीक, तो sp3d2 लिखा है तो यहाँ पे ये जो दो d ऑर्बिटल्स है ये इनर शेल के हैं या आउटर शेल के हैं। तो अगर d बाद में लिखा है तो d अगर बाद में लिखा है तो इसका मतलब वो आउटर शेल के वैलेंस शेल के d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। लेकिन यहीं पर, ठीक है ना, सेम चीज रहेगा, लेकिन अगर हमने D2 पहले लिख दिया, D2sp3 लिख दिया, ठीक, तो पहले तो ये समझे आप कि sp3d2 और D2sp3 में डिफरेंस क्या है। sp3d2 और D2sp3 वैसे एक ही चीज है, डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जो दो d ऑर्बिटल्स हैं ये वैलेंस शेल के होते हैं और यहाँ पे जो दो d ऑर्बिटल्स हैं ये इनर शेल के होते हैं। तो D2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको आप बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। मतलब कि अगर बहुत दिमाग हमें एग्जाम में नहीं लगाना है, तो अगर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बस इस तरह समझ लो आप कि अगर D बाद में लिखा है तो बोल देना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D पहले लिखा है आप बोल देना उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर D है ही नहीं तो ऐसे केस में ना इनर बोल सकते हैं ना आउटर बोल सकते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल sp3, तो sp3 के केस में ना तो इनर बोला जाएगा ना तो आउटर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स लिया है K4FeCN6 और यहाँ पे K4FeF6। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो जल्दी से बता दें यहाँ Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन देख लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो वही यहाँ पे पोटेशियम पे 4+ है तो इस पे 4- होगा, यहाँ पे 6 साइनाइड है तो -6, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +2, ठीक। वैसे भी देख सकते हैं अगर 6- है तो 6+ होना चाहिए, तो 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम है तो 4+ तो ये हो गया, तो आयरन पे चार्ज कितना आ जाएगा +2 का आ जाएगा, ठीक है। सही है, जो भी कुमारी से लिखती है। और यहाँ भी आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे साइनाइड आयन है Cn-, यहाँ पे आपको Cn- दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो Cn- है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है या वीक फील्ड में आता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिखवाया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो साइनाइड होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है या वीक फील्ड लिगेंड में, तो साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। याद होगा नौसेना कोड के चक्कर लगा रहे हैं, तो नौसेना साइनाइड, तो साइनाइड कैसा लिगेंड है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक शॉर्ट ट्रिक और आपको बताया था कि अगर किसी लिगेंड में कार्बन डोनर है या नाइट्रोजन डोनर है, ठीक, तो वो जनरली SFL में आते हैं। और अगर किसी लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर है, जैसे H2O ले लो, तो जैसे ऑक्सीजन डोनर है या हेलोजन डोनर है या ऐसा कोई एटम डोनर है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, ये सब है अगर, तो वो WFL के कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो साइनाइड है ये SFL है, लेकिन ये जो फ्लोराइड है F-, ये कैसा लिगेंड है, तो ये WFL वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। अब मेटल आपको दिया गया है आयरन Fe2+, आयरन का हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन 2+ का है आर्गन 4s0 3d6, तो 3d6 या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गन यहाँ पे अपने पास 3d6 4s0, ठीक, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से निकलेगा तो 4s0 और यहाँ पे 3d6 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको आयरन 2+ दिया हुआ है और इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका आर्गन 3d6 4s0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो 3d6 है, तो आयरन के पास ये जो 3d6 है, तो 3d6 में अगर आप बात करते हैं, ठीक, तो 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अरेंज किया जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके फिर से बना रहा हूँ क्योंकि जगह हमें चाहिए।
तो यहां पे जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। ये कौन सा ऑर्बिटल था आपका? ये आपके 3d ऑर्बिटल्स है। अच्छा 3d के बाद नेक्स्ट कौन आता है आपका? 4s। तो ये आपका 4s हो गया जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब ये बताओ वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल तो 4 शेल है। वैसे तो फिलहाल अभी तो 3rd शेल है, पर यहाँ पे जो 4 शेल है खाली है। 4s के बाद क्या यहाँ पे 4p ऑर्बिटल होगा? यस या नो? तो 4s के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल खाली होगा वो कौन सा होगा? 4p। और 4p के बाद नेक्स्ट कौन खाली होगा? तो 4p के बाद नेक्स्ट खाली होगा आपके पास 4d। ये यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स है, खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको लिगेंड दिया गया है साइनाइड, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर होंगे या नहीं होंगे? यस या नो? क्या लगता है भाई आपको? तो अभी पोस्टुलेट आपको लिखवाया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो ऐसे केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और जब यहाँ पे पेयरिंग होगी तो इस तरह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर हो जाएंगे, और जब यहाँ पे पेयर हो जाएंगे तो खाली ऑर्बिटल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास खाली ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास ये आपका 3d हो गया, ये आपका हो गया 4s, और ये आपका हो गया 4p। ठीक, तो 4p और यहाँ पे अपने पास 4d ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो साइनाइड है Cn-, तो Cn- यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसमें अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। तो Cn- जब अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका साइनाइड है Cn-, तो एक Cn- अपना लोन पेयर इसमें दे देगा, एक Cn- अपना लोन पेयर इसमें दे देगा। ठीक है ना? टोटल Cn- कितने हैं? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक Cn- लोन पेयर इस खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, एक इसमें डोनेट कर देगा 2, इसके बाद एक इसमें कर देगा 3, एक इसमें 4 5 और 6 साइनाइड थे। ठीक है ना? 6 साइनाइड थे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइनाइड इसमें अपना लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे। ठीक, तो याद करो पिछले क्लास में जो आपको वीबीटी का डेफिनेशन लिखवाया था उसमें वीबीटी ये बोलता था कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है जब लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करे। लेकिन उससे पहले, डोनेशन से पहले, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ये शो करते हैं। तो आप लोग मुझे देख के ये बताओ कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी दिख रही है आपको? तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी दिख रही है? तो देखो क्लियरली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख रही है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ये 2 d ऑर्बिटल्स और ये आपके पास s और p ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्स कर जाएंगे। तो जब ये आपस में मिक्स कर जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का वो हो जाएगा D2sp3। क्या हो जाएगा ये? D2sp3, क्योंकि पहले 2 d ऑर्बिटल्स s और p, तो D2sp3। अब ये जो d है ये आउटर शेल का है या इनर शेल का है? 3d है या 4d है? तो ये जो d ऑर्बिटल है ये 3d है, इनर शेल का d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसको आप इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स को इनर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा या आउटर कॉम्प्लेक्स? तो इनर कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स, इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद D2sp3 की जो ज्योमेट्री होती है ये ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक ना? D2sp3 sp3d2 दोनों की ज्योमेट्री एक ही होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल्स, वही सेम ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है यहाँ पे 2d इनर वाले हो जाते हैं और sp3d2 में जो 2d है वो आउटर वाले हो जाते हैं।
पर दोनों का नेचर सेम होता है, dx² - y² और dz² ही मिक्स करता है। तो d2sp3 और sp3d2 दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। तो यहां पे जो ज्योमेट्री होगी ये ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। और कई बार शॉर्ट में इसको लिख देते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक ना, जैसे यहां लिखा ना इनर कॉम्प्लेक्स, तो इनर कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। तो जैसे ये आपका इनर कॉम्प्लेक्स है तो कई बार इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बताना, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं 0, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए तो यहां पे जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। ये याद रखना भाई, ये n+2 होता है, ठीक है ना। गलती से एग्जाम में आप लोग 1 मत कर देना, या n+1 लिख देते हैं कुछ लोग। बोर मैग्नेटॉन यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, इसके बाद n क्या चीज है? तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या म्यूएस, मैं यहां लिख रहा हूं बाकी आगे की प्रॉपर्टीज, क्या जो म्यूएस है ये 0 bm हो जाएगा, 0 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, यस या नो? तो यहां म्यूएस यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। और आपके नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया है इसी साल, एक क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √nn+2। जिन्होंने n+1 किया होगा वो गलत हो गया होगा उनका। आगे बढ़ते हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स आपका डायामैग्नेटिक है, यस या नो? डायामैग्नेटिक, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? डायामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स को या कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, अब बात करते हैं उस कॉम्प्लेक्स की। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे आपके पास ये 3d6 4s0, तो यहां पे बिल्कुल सेम चीज है। यहां पे आयरन आपका ये 3d6 में है, तो ये आपका हो गया 3d6। तो यहां पे, अब यहां पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी? तो यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। तो F- क्योंकि WFL है तो इसका फील्ड वीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो जब ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से रह जाएंगे। यहां पे आपके पास ये हो गया 4s, ये आपके पास हो गया 4p, और ये आपके पास हो गया 4d, ये हो गया 4d। अब यहां पे पेयरिंग तो होगी नहीं, नो पेयरिंग लिख देते हैं भाई। WFL है तो यहां पे नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग यहां पे नहीं करवाई जाएगी, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अब साइनाइड फ्लोराइड F- जो कि यहाँ पे लिगेंड है, ये फ्लोराइड इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपना लोन पर क्या करेगा? डोनेट कर देगा। कितने फ्लोराइड है? तो कितने फ्लोराइड है? तो साफ साफ दिख रहा है 6 फ्लोराइड्स हैं। तो ये जो 6 फ्लोराइड्स हैं इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। तो ये 4 5 और 6 फ्लोराइड्स अपना लोन पेयर इस तरह से इसमें डोनेट कर देंगे। तो क्लियरली दिख रहा है sp3d2, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगा sp3d2। ये आपका इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे भी जो ज्योमेट्री होगी ये ऑक्टाहेड्रल ही होगी, कई बार इसको आउटर ऑक्टाहेड्रल भी लिख देते हैं, एक ही चीज है ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? गिन ले, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? √4 4 + 2, यानी कि ये कितना हो गया भाई? 4 और 2 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे ये √24 bm, जो कि 4.8 या 4.9 के आसपास आपको मिलेगा। तो ये आपका √24 बोर मैग्नेटॉन, तो ये आपका हो जाएगा μs। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका? पैरामैग्नेटिक। अब देखो, ध्यान देना आप चीजों को, ठीक ना। ये सारी चीजें तो आप बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता सकते हैं। अब देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में पहले तो मैं सिमिलैरिटी देखना चाहता हूं। तो सिमिलैरिटी ये है, ध्यान से सुनना, सिमिलैरिटी ये है कि यहां भी मेटल आपका Fe2+ है और यहां भी मेटल आपका Fe2+ है, ठीक। यहां भी 3d6 4s0 है, यहां भी 3d6 4s0 है,
इन दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक ना, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि लिगेंड मैंने चेंज कर दिया। यहां पे 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दिए और यहां पे 6 लिगेंड क्या कर दिए? वीक फील्ड कर दिए। बस ये डिफरेंट है, बाकी सब तो चीजें सेम ही है, मेटल सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है। लिगेंड मैंने चेंज कर दिया, यहां साइनाइड है और यहां फ्लोराइड है, एक SFL ले लिया और एक WFL ले लिया। तो ऐसे केस में आप देखें कि हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो गया। यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है D2sp3, क्या मिल रहा है? D2sp3, जबकि यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिल रहा है? sp3d2, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जब आपने SFL लिया तो कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक था, कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक। और जब WFL लिया तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। यानी कि जो हम अभी बोल रहे थे, एक जो लाइन हमने लिखी थी कि जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सब डिपेंड करता है लीगेंड पे। किस पे डिपेंड करता है? लीगेंड। ये लीगेंड डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा, D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट ये है कि आप देखें यहां भी Fe2+ है, यहां भी Fe2+ है, ये भी D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब आपने लिगेंड को चेंज किया, यहां पे SFL कर दिया, यहां पे WFL कर दिया, तो यहां पेयरिंग हो गई, यहां पेयरिंग नहीं हुई, तो यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, जबकि यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? वो ज्यादा है, ठीक। तो क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो इस कारण से इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पिन डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहां पे स्पिन डिक्रीज नहीं कर रहा है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोग बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर बताना। बताओ कि अगर आपके पास कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो जनरली ये तब होगा जब लिगेंड SFL हो। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? आपको क्या लगता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है ट्रू, जूही और युक्ता, सही है, आप लोग सही कह रहे हैं। तो देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको तब मिलेगा, कॉम्प्लेक्स जनरली तब मिलेगा जब आपका लिगेंड कैसा हो? SFL। तो ऐसे केस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर हो जाते हैं, तो स्पिन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और WFL के केस में जनरली जो लिगेंड्स होते हैं ये हाई स्पिन के होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। लेकिन अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन आपका D6 है, तो D6 में तो एक बार लो स्पिन बनेगा, एक बार हाई स्पिन। लो स्पिन कब बनेगा? जब लिगेंड आपका SFL है, और हाई स्पिन कब बनेगा? जब लिगेंड आपका क्या है? WFL है। लेकिन सपोज दैट कॉन्फ़िगरेशन आपका D10 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10, मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है लेट से D10 है, तो यहां पे लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइंड है क्या? यस या नो? आप लोग जल्दी बताएं, ठीक है, जल्दी बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां पे D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या लो स्पिन हाई स्पिन वहां बोल सकते हैं क्या? आप नहीं बोल सकते हैं भाई, क्योंकि ना तो स्पिन डिक्रीज होने वाला है ना तो स्पिन इंक्रीज होने वाला है, ठीक है ना। तो स्पिन में डिफरेंस नहीं आएगा, स्पिन में डिफरेंस आना चाहिए। जैसे एक केस में स्पिन कम होना चाहिए, एक केस में स्पिन ज्यादा होना चाहिए। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में लो स्पिन हाई स्पिन आप नहीं बोल सकते, डिफाइन नहीं है। अच्छा, इसी तरह से D9 में बोल सकते हैं क्या? D9 यहां भी लो स्पिन हाई स्पिन जैसा कोई टर्म डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, D1 में बोल सकते हैं क्या? D1 तो यहां भी लो स्पिन हाई स्पिन जैसा कोई टर्म आप डिफाइन नहीं कर सकते। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो पेयरिंग किसके साथ करेगा? अब मैं एक लास्ट पॉइंट और बोलता हूं, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो आप टर्म देख रहे हैं लो स्पिन और हाई स्पिन, इसको मैंने यहां इंट्रोड्यूस तो कर दिया है क्योंकि यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा था, लेकिन ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन ये जो टर्म है
ये एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि अभी अगली थ्योरी अपनी आने वाली है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब मैं आपको बताऊंगा तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं ना, लो स्पिन और हाई स्पिन, ये थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। वैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, लो स्पिन मतलब कि स्पिन डिक्रीज कर रहा है और हाई स्पिन मतलब कि स्पिन इंक्रीज कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि हाई स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। हाई स्पिन लो स्पिन किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइंड होता है, जैसे D6 का हाई स्पिन, D6 का हाई स्पिन और D6 का लो स्पिन। तो D6 का हाई स्पिन कब बनेगा, जब लिगेंड कैसा हो, WFL, और D6 का लो स्पिन कब बनेगा, जब लिगेंड कैसा हो, SFL। तो हाई स्पिन और लो स्पिन किसी कॉन्फ़िगरेशन का डिफाइंड होता है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है CFT। यहाँ पे बोलना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया आपको, हाई स्पिन लो स्पिन जैसा टर्म बार बार यूज करते हैं तो बता दिया, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी है। हाई स्पिन और लो स्पिन हम लोग थोड़ा एक्यूरेटली CFT में समझेंगे इजी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। FeCO5 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में इसके बारे में दिया हुआ है। FeCO5 का एक बार आप लोग मुझे इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसा है कि ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये SFL होता है। ये क्या होता है, SFL। और जितने भी लिगेंड हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है, सबसे ज्यादा जो SFL है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, वो आपका CO है। अब क्योंकि CO आपका SFL है, आयरन पे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगा आर्गन 3d6,4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे ये आपका हो गया 3d, ये आपका हो गया 3d, ठीक है ना, 3d हो गया। और यहाँ पे 3d6, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ये आपका हो गया 4s और यहाँ पे आपके पास ये हो गया 4p। तो 3d6, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4p, और यहाँ पे आपके पास 4d। हालांकि 4d की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, पर ये आपका हो गया 4d। अब देखो यहाँ पे क्योंकि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ड्यू टू इट्स हाई रिपल्शन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे और क्योंकि इसका रिपल्शन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी इस वाले खाली ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये सब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 3d, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये हो गया 4s, ये आपके पास हो गया 4p। 4d तो नहीं बना रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 4p। अब इसमें जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें डोनेट कर देगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे पांचों अपना जो लोन पेयर है इसमें डोनेट कर देंगे। तो पांचों जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्लियरली दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा DsP3 हो जाएगा। अच्छा, DsP3 में ये जो D होता है ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे DsP3 में जो D होता है ये dz² होता है। कौन सा होता है, dz²। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है, TBP। जैसे आप बोलते हैं ना sp3d, जैसा बोलते हैं sp3d, तो वहाँ dz² होता है, तो DsP3 भी वही चीज है। बस यहाँ पे जो D है वो इनर शेल का है, sp3d में D आउटर शेल का होता है या वैलेंस शेल का होता है, और DsP3 में जो D है वो इनर शेल का होता है। तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। आउटर कॉम्प्लेक्स है या इनर कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज अ इनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो इसमें ये जो आपका बॉन्ड है ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस है और ये दोनों आपके एक्सियल पोजीशंस है। तो ये आपका sp3d इस तरह से होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे 0। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है NiCO4। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इनका अगर आंसर भी आप याद कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। NiCO4 आप देखोगे पिछले 10-15 साल में तो कम से कम 3-4 बार पूछा गया है नीट में, 3-4 बार पूछा गया है मेंस में, हर बार ये कॉम्प्लेक्स बार बार आ ही जाता है। तो इसीलिए ये मेटलर्जी में भी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया हुआ है NiCO4 के बारे में, तो इसलिए ये आ सकता है। तो NiCO4 में ये जो लिगेंड है आपका, ये CO है। CO हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CO कैसा लिगेंड होता है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। निकल, तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन 3d8 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें आपके पास जो 3d8 है तो ये आपका हो गया 3d8, ये 3d सबशेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए। यहाँ पे आपके पास ये हो गया 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद ये आपका हो गया 4p, 4d भी लिख सकते हैं पर लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्योंकि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इसके साथ आके पेयर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ आके पेयर हो जाएगा, तो ये वाला खाली हो जाएगा। जब ये वाला खाली हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें कूद के चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब इसमें इस तरह से भर जाएंगे तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स खाली मिलेंगे, तो ऑर्बिटल्स कौन से खाली मिलेंगे? ये आपका 3d है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। ये आपका 4s था जो कि खाली हो गया, ये आपका 4p है। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। साफ साफ दिख रहा है कि 1s और 3p आपस में मिक्स होंगे, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको क्या मिल जाएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इनर आउटर यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, नो इनर आउटर लिखना सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं इनर या आउटर कुछ बोल देते हैं, जबकि यहाँ इनर आउटर जैसा कोई टर्म डिफाइंड नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा 0। ये कॉम्प्लेक्स भी आपका कैसा है? डायामैग्नेटिक। इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एग्जाम में 2 मिनट लगेगा निकालने में, पर 2 मिनट भी एग्जाम में अगर बचा सकते हैं तो अच्छी बात है। तो NiCO4 बार बार पूछा जाता है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो याद कर ले, sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, डायमैग्नेटिक होता है। हालांकि इसको मैंने बता दिया करना कैसे है, तो ये आप अगर 10-15 सेकंड भी देंगे तो इसको आप डिराइव कर सकते हैं, पर इसको अगर याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि एग्जाम में जब आपके सामने या कभी भी हमारे सामने जब हाइब्रिडाइजेशन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो VBT का यूज हम नहीं करते हैं। VBT का यूज हम नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं VBT का यूज करना, ठीक है ना। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार इससे आंसर गलत आता है। VBT के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और इसके लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम मान ली गई है। भाई 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है डी सबशेल में, उनकी तो हमने सेम मानी है ना। जबकि वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी में गैप आता है, जो CFT बताता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो बताता है। और इसी कारण से VBT के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अब मैं लिमिटेशंस पे आ रहा हूं, जैसे कि VBT फेल कहाँ हो गई। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों का मैं आपको थोड़ा समय भी दे रहा हूं, यहाँ पे इन दोनों का मुझे आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं, NiH2O6 2+ और NiNH3 6 2+, ठीक। यहां पर जो हिंट दे रहा हूं, जो आपका H2O है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। ऑक्सीजन डोनर है, वीक फील्ड लिगेंड है। और अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। पहले तो आप एक बार मुझको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं। मेरे ख्याल से सब लोग सही बताएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बार बताते हैं। तो देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे आपके पास निकल 2+ में आया, ठीक है ना, निकल 2+ में है। तो निकल 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगा आर्गन 3d8 4s 0, ठीक है ना। तो आर्गन 3d8 4s 0 ये आ जाएगा। अब आपके पास ये जो 3d8 था,
तो 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर दिया आपने। यहाँ पे आपके पास ये हो गया 4s, ये आपके पास हो गया 4p और ये आपके पास हो गया 4d, ये आपका हो गया 3d। अब इसमें जो लिगेंड है आपका वो तो H2O है। अच्छा पेयरिंग होगी क्या? तो पेयरिंग होगी नहीं, क्योंकि लिगेंड कैसा है? WFL है। लिगेंड अगर WFL है तो पेयरिंग करवानी नहीं है। तो इसमें जब ये जो लिगेंड है आपका H2O अपना लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो एक इसमें डोनेट करेगा, एक, इसके बाद आपका 2 3 4 5 और 6। तो साफ साफ दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है sp3d2। क्या मिल रहा है? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मिल रहा है, ठीक, जो कि सही भी है, गलत नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये इनर कॉम्प्लेक्स या आउटर कॉम्प्लेक्स। अच्छा ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, तो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। इनफैक्ट आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 होंगे, जो एक्सपेरिमेंटली आते भी हैं। एक्सपेरिमेंटली इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हमें मिलते भी हैं, ठीक है ना। तो इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका √8 बोर मैग्नेटॉन। एक्सपेरिमेंटली ये भी सही मिलता है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये तो ठीक था, यहां ये कहानी बिल्कुल सही थी। लेकिन मैंने क्या किया, H2 की जगह पर अमोनिया रख दिया। अब अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया के अलावा कोई दूसरा भी ले सकते हो जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगेन कॉम्प्लेक्स आपका जो है ये Ni2+ है। मेटल कौन सा है आपका? Ni2+ है। तो Ni2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये आर्गन 3d8 4s0 हो जाएगा। मुझे लगता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सबको आता ही होगा। अब 3d8 4s0 ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये हो गया आपका 3d8, ठीक, ये आपका हो गया 4s, ये हो गया आपका 4p और ये आपका हो गया 4d। यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, तो ये आपका हो गया 4d। अब 3d8 में जब आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये तो ठहरा SFL। और क्योंकि ये SFL है तो हमने अभी अभी पढ़ा है VBT में क्या करते हैं, SFL में पेयरिंग करवा देते हैं। तो SFL में जब आप पेयरिंग करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चला जाएगा। जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आपका कूद के इसमें चला गया। अब मैं डायरेक्ट इसी में बना रहा हूं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चला गया, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे देखो, यहाँ पे देख के बताओ इसको, यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ रहा है? तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है 6 NH3 है। तो 6 NH3 है तो एक NH3 अपना लोन पेयर इसमें देगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है मिक्सिंग जिन ऑर्बिटल्स की हो रही है वो हो रही है DsP3d। हाइब्रिडाइजेशन जो यहां पे आ रहा है वो क्या रहा है? DsP3d। क्या इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है क्या? इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है क्या? यस या नो? तो इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 3d लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4d, लार्ज एनर्जी गैप। तो लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4d, 3d और 4d के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है। और एनर्जी का गैप क्योंकि बहुत ज्यादा है इस कारण से इनकी जो मिक्सिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो DsP3d जैसा कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता और करता भी नहीं है। तो VBT तो आपको यही बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन तो DsP3d आ रहा है, यानी कि VBT फेल्स। VBT इस कॉम्प्लेक्स में फेल हो गई हाइब्रिडाइजेशन बताने में, VBT फेल, ठीक। इसका जो वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3d2 है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं,
एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। यहां से तो वीबीटी भाई साहब आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या मिलता है आपको, sp3d2 मिलता है ठीक है ना। तो वीबीटी ये यहां पे आके क्या हो गई, फेल हो गई। इनफैक्ट अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, इनफैक्ट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें ये वीबीटी फेल हो जाती है। इससे पहले के जो हमने एग्जांपल लिए उसमें वीबीटी सही सही बता रही थी, ठीक ना। वीबीटी जो थी, इसके पहले जो एग्जांपल लिए, जैसे ये वाला एग्जांपल है और इसके पहले वाले जो एग्जांपल हमने लिए, उसमें वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन को सही सही बता रही थी। लेकिन दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें वीबीटी सही आंसर नहीं बताती है। इसका एक ही रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि वीबीटी में ये मान लिया जाता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, इन पांचों की एनर्जी सेम है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें समझ में आता है कि इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है। तो इसी कारण से जो वीबीटी है वो फेल हो जाती है। तो आप बोलेंगे कि तो सर हम लोग वीबीटी यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखो भाई, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 है या 4 है, तो उसके लिए आपको हमेशा हमेशा CFT ही यूज करना है। इसको आप लिख लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 गिवन है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिवन है, जो कि हमारे सिलेबस में यही है, यही पूछा भी जाएगा आपसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में हमेशा आपको क्या यूज करना है, CFT। तो अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे को बार बार मैसेज करके पूछेंगे कि सर वीबीटी से आंसर नहीं आ रहा है। तो वीबीटी आपको यूज ही नहीं करना है, आपको यूज करना है क्या, CFT। और कब यूज करना है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो फिर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये पढ़ा क्यों हमने, फिर वीबीटी को पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या था, या एनसीईआरटी में वीबीटी क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि CFT के पहले वीबीटी आया था, ठीक ना। तो वीबीटी को पहले आया फिर CFT आया, ठीक। दूसरी चीज कि वीबीटी ने कुछ चीजें एक्सप्लेन की, जैसे कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ लिगेंड वीक फील्ड होते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन हमें दिया वीबीटी ने। तो CFT को समझने से पहले वीबीटी को पढ़ना जरूरी भी था। तो आप बोलेंगे कि सर ये वीबीटी यूज कब करना है, तो वीबीटी आप तब यूज करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के अलावा कोई दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, जैसे अभी लिखा था ना हमने FeCO5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है या मेटल पे चार्ज अगर 0 है, तो ऐसे केस में वीबीटी यूज करना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, CFT यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वीबीटी के लिमिटेशंस। तो वीबीटी का लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि अगर आपके पास कोई मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है DN टाइप का है, जिसमें N इवन है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जैसे लेट से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D2 है या D4 है या D6 है या D8 है, जैसे इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। और लिगेंड SFL है, लिगेंड क्या दिया हुआ है आपको एग्जाम में, SFL। तो आप लोग बताना यस या नो, ये जो मेटल्स होंगे जो D2 में है, D4 में है, D6 में या D8 में है, ये SFL के साथ क्या कभी भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यस या नो। थोड़ा दिमाग का यूज करें और बताएं कि जैसे आपका कोई मेटल है वो अगर D6 में है या D8 में है या D4 में है या D2 में है, ठीक, तो वो SFL के साथ क्या कभी भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्या, यस या नो। हाँ, युक्ता शर्मा सही लिख रही है, नो। स्वाति प्रिया भी लिखती है नो, ठीक, सही है। क्यों नो, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर आपका लिगेंड SFL है तो वो तो पेयरिंग करवा देगा, और जब वो पेयरिंग करवा देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। यानी कि अगर DN टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे N इवन है, तो SFL के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स हमेशा डायमैग्नेटिक होना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, एक्चुअल में हमेशा ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल ये अभी हमने देखा, जैसे यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका NiNH3CH2+, तो इसमें आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्चुअल में क्योंकि ये NH3 तो SFL है, तो एक्चुअल में इसको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
दो, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है, जबकि इसमें तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए था एसएफएल के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। दूसरा चीज की जो वीबीटी है ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कई बार कलर आ जाते हैं, कई बार जो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैं वो भी कलर्ड हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन कई बार जो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। तो इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इन सभी चीजों को सीएफटी एक्सप्लेन कर लेती है। और इसीलिए जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो सीएफटी है। वीबीटी और सीएफटी में सीएफटी सुपीरियर है और वीएफटी जो है थोड़ा इंफीरियर है। तो वीबीटी को जनरली हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, सीएफटी को करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी यहां से समाप्त होता है, ठीक है ना। वीबीटी में कहानी इतनी सी थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सीएफटी की। लास्ट टॉपिक है आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट यह है कि सीएफटी में मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक इंटरेक्शन माना गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था वीबीटी में, वीबीटी में आपने क्या पढ़ा था भाई, तो वीबीटी में आपने यह देखा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, ऑर्बिटल, मतलब लिगेंड अपना लोन पेयर लेके आता है और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो वहां पे मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड का जो लोन पेयर है, तो वहां पे ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन सीएफटी में यह माना जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, आयनिक, जिसमें मेटल कैटायन है और लिगेंड एनायन है। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पता यही लाइन सीधा आ जाए एग्जाम में, आजकल वैसे भी ऐसे सिंपल सिंपल से लाइंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपका सीएफटी है, सीएफटी अज्यूम्स दैट अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि एक आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड माना गया है, आयनिक, जिसमें आपका मेटल कैटायन होगा और लिगेंड क्या होगा, एनायन होगा। तो द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज कैटायन, मेटल कैटायन होता है और इस पे चार्ज उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। एंड द लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज एनायन, लिगेंड को क्या माना गया है, एनायन माना गया है, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया मेटल और ये आपका हो गया लिगेंड। तो भाई पहले बोलते थे कि लिगेंड लोन पर कोऑर्डिनेट करता है तो ऑर्बिटल इंटरेक्शन मानते थे, लेकिन यहाँ पे मेटल के ऊपर लेट से N+ का चार्ज है और लिगेंड माइनस, तो यहाँ पे मेटल को कैटायन माना गया है, लिगेंड को क्या माना गया है, एनायन माना गया है। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज माना जाएगा। एंड देयर इज नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड द लिगेंड ऑर्बिटल्स, मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं माना जाता है, ठीक। अच्छा अब देखो, अब पहले मैं इसको रीड कर देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन द फ्री एटम ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आर डीजेनरेट। अच्छा, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब उनकी एनर्जी सेम होती है। तो देखो भाई, ऐसा है कि जो कोई भी डी सबशेल है, तो डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका DXY, एक होता है आपका DYZ, एक होता है आपका DZX, एक होता है आपका DX² - Y², और एक आपका होता है DZ²। यस या नो? तो एक आपका क्या होता है, DZ²। तो होता क्या है कि आपके पास अगर कोई फ्री एटम है या कोई आइसोलेटेड एटम है, ठीक है ना, मेटल का, तो वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, इन पांचों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी? तो इन पांचों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। हम यही पढ़ते थे हंट्स रूल में, याद करो, ठीक है ना, कि एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। लेकिन हाउ एवर, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है,
हाउएवर व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जब कॉम्प्लेक्स बनता है, द लिगेंड्स डिस्ट्रॉय द डीजेनरेसी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, जो लिगेंड होते हैं वो इन पांचों की डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है समझो ध्यान से। तो क्यों नहीं होती है, तो उसका देखो रीजन क्या है। पहले तो इनके शेप के बारे में बात करते हैं। हालांकि इनके बारे में आपको पता है, शेप्स आपको पता है, ये आपको क्वांटम नंबर में बताया था। डी एक्स वाई जो है, इसमें जो लोब्स होते हैं ये एक्स वाई प्लेन में होते हैं। अच्छा, ये ऑर्बिटल आपको विजिबल है या नहीं विजिबल है? ये मेरे ख्याल से विजिबल होगा, ठीक, तो क्योंकि थिन लाइंस है, हाँ, तो मेरे ख्याल से विजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो आपका डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई में जो 1 2 3 4 चारों लोब्स एक्स वाई प्लेन में होते हैं। डी एक्स जेड, तो डी एक्स जेड में भी चारों लोब्स एक्स जेड प्लेन में होते हैं। डी वाई जेड, तो जो डी वाई जेड इसमें भी चारों लोब्स आपके वाई जेड प्लेन में है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लोब्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स हैं ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं? तो ये तीनों जो हैं आपके, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल क्यों? क्योंकि इन तीनों में अगर आप देखेंगे, इन तीनों में, तो इन तीनों में जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, जबकि ये नॉन एक्सियल है। यहां लिख देता हूं मैं, दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, जबकि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। हालांकि ये पॉइंट आपको पता है कि इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल, क्योंकि लोब्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। जबकि ये जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ जो लोब्स है वो एक्सिस के अलॉन्ग है। इन तीनों को, इन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को T2G भी बोलते हैं। इनको एक और नाम दिया गया है T2G ऑर्बिटल्स। और इन दोनों को, ये जो दोनों एक्सियल है, इनको EG ऑर्बिटल्स भी बोला गया है। इनको क्या बोला गया है? EG ऑर्बिटल्स। अब देखो होता क्या है कि जो मेटल है, मेटल को लीगेंड अप्रोच करता है। ये जो लीगेंड्स हैं ये मेटल को अप्रोच करते हैं, ठीक, लीगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं। मेटल जब फ्री स्टेट में था तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, लेकिन जब लीगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, लीगेंड जब मेटल को अप्रोच करेगा तो लीगेंड के पास दो ऑप्शन है। या तो वो एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करेगा, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, या तो वो मेटल को एक्सियली अप्रोच करेगा या तो नॉन एक्सियली अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अब अगर लीगेंड, जो लीगेंड है, अगर मेटल को एक्सियली अप्रोच करेगा तो मुझे आप लोग बताना कि नॉन एक्सियल और एक्सियल में ऑर्बिटल्स में किन ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, नॉन एक्सियल पे या एक्सियल पे? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कॉमन सेंस आप लोग यूज करें और बताएं कि अगर लीगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और लीगेंड अगर मेटल को अप्रोच कर रहा है, ठीक, और अप्रोच जो है वो एक्सियल है, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो मेटल के पांचों ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगाएगा। पांचों ऑर्बिटल पे क्या लगाएगा? रिपल्शन लगाएगा। तो इन पांचों पे रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन तो पांचों पे लगेगा, लेकिन नॉन एक्सियल और एक्सियल में ज्यादा रिपल्शन किस पे लगेगा? एक्सियल पे या नॉन एक्सियल पे? तो भाई देखो इसका क्लियर आंसर है, जो ज्यादा रिपल्शन लगेगा वो एक्सियल पे लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल वाले में जो लोब्स है वो एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि यहां पे जो लोब्स है वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वो नॉन एक्सियल है। तो देखो जब मेटल लीगेंड को अप्रोच करेगा और अगर वो एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहा है तो देखो रिपल्शन तो सब पे लगेगा, इन पांचों पे रिपल्शन लगेगा, इन पांचों ऑर्बिटल्स पे वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, लेकिन ज्यादा रिपल्शन इन पे क्रिएट करेगा और कम रिपल्शन इन पे क्रिएट करेगा। तो होगा क्या कि इनकी रिपल्शन लगने से होगा क्या कि इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑर्बिटल्स पे जब रिपल्शन लगेगा तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, तो नॉन एक्सियल का भी एनर्जी बढ़ेगा, एक्सियल का भी एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन ये बताओ भाई कि ज्यादा एनर्जी किसका बढ़ेगा? तो ज्यादा एनर्जी एक्सियल का बढ़ेगा, तो एक्सियल का एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये जो आपका Eg है इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी,
और जो T2G है इसकी एनर्जी कम बढ़ेगी, तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का गैप आ गया, डेल्टा नॉट से नोट करते हैं, इन दोनों के बीच में एनर्जी का क्या आ गया, एक गैप आ गया। तो ये पांचों अब डीजनरेट रहे क्या, ये पांचों अब डीजनरेट रहे क्या, यस या नो, तो ये पांचों डीजनरेट नहीं हुए। तो यही चीज सीएफटी बोल रही है कि जब लीगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो या तो एक्सियली करेगा या नॉन एक्सियली करेगा। अगर वो एक्सियली करेगा तो ईजी पर रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, तो ईजी की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, T2G की एनर्जी कम बढ़ेगी, ठीक है ना। और अगर वो नॉन एक्सियली अप्रोच कर रहा है तो T2G की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी और ईजी की एनर्जी कम बढ़ेगी। तो ऐसे केस में एनर्जी का एक गैप आ जाएगा। एनर्जी का अगर गैप आ जाएगा तो इन पांचों की जो एनर्जी थी वो सेम नहीं रहेगी और ये अपनी डीजनरेसी खत्म कर देंगे। तो यही कह रहा है कि लिगेंड्स डिस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। ये जो लिगेंड होते हैं जब मेटल को अप्रोच करते हैं तो डीजनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस फिनोमेना को स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी स्प्लिट कर गई है, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या कर गई, स्प्लिट कर गई, तो इस फिनोमेना को स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। अब स्प्लिटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तब मिलता है आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऐसे केस में जो स्प्लिटिंग होती है इसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती कैसे है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेटल, ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया, और लेट से ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और ये आपका हो गया लेट से वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक लिगेंड को ब्लू से बना देते हैं, तो एक लिगेंड जो है वो मान लो प्लस एक्स में है, एक लिगेंड प्लस एक्स में है और एक लिगेंड जो है वो माइनस एक्स में है, तो एक लिगेंड आपका माइनस एक्स में है, एक लिगेंड प्लस वाई में है और एक लिगेंड आपका लेट से माइनस वाई में है, एक लिगेंड आपका प्लस जेड में है और एक लिगेंड आपका माइनस जेड में है। तो टोटल कितने लिगेंड हो गए, तो टोटल 6 लिगेंड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स हो गए। अच्छा, क्या ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है या नहीं, आपको एक ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो भाई देखो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल आपको दिखना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल एक दिख रहा होगा आपको। अगर इसको इससे ज्वाइन करे, इसको इससे ज्वाइन करे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये चारों 1 2 3 4 ये चारों एक्स वाई प्लेन में है, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी। तो पहले तो आप ये समझे जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो सबसे पहला पॉइंट कि दो लिगेंड एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स से अप्रोच करता है, एक प्लस वाई और एक माइनस वाई से अप्रोच करता है, और एक प्लस जेड और एक माइनस जेड से अप्रोच करता है। तो ये बताओ कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो लिगेंड्स मेटल के टुवर्ड एक्सियली अप्रोच करेंगे या नॉन एक्सियली अप्रोच करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है इस फोटो से आपको कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो लिगेंड्स मेटल के तरफ एक्सियली एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, ठीक। एक प्लस एक्स से तो एक माइनस एक्स से, एक प्लस वाई से तो एक माइनस वाई से, एक प्लस जेड से तो एक माइनस जेड से, ठीक है ना, एक्सियली अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स होंगे ये मेटल के टुवर्ड एक्सियली अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस एक्स से अप्रोच कर रहा है तो ये प्लस एक्स से अप्रोच कर रहा है, ये प्लस जेड से अप्रोच कर रहा है तो ये माइनस जेड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। ये प्लस वाई से अप्रोच कर रहा है तो ये माइनस वाई से अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये जो लिगेंड्स है ये एक्सियली मेटल को अप्रोच करेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। यहां पे जो पांचों डी ऑर्बिटल्स थे, पांचों डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी, वर्टिकली ऊपर आप जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। ये जो एक्सिस है ये एनर्जी की एक्सिस है। तो पहले क्या था कि जो पांचों की एनर्जी थी, पांचों की एनर्जी सेम थी, पांचों की एनर्जी क्या थी, सेम। जब लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर थे यहां पे, तो जब ये लिगेंड जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर थे तो पांचों की जो एनर्जी थी, मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स है ना, तो पांचों की एनर्जी सेम थी। तो यहाँ पे ये डी एक्स वाई, ये आपका हो गया डी वाई जेड, ये आपका हो गया डी जेड एक्स, ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर।
इन पांचों की जो एनर्जी थी वो सेम थी, लेकिन जब लिगेंड्स अप्रोच करना शुरू करेंगे तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन लगाएंगे। अब ये बताओ, जब लिगेंड दूर दूर हैं, तो जब लिगेंड दूर दूर होंगे तो मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल पे जो रिपल्शन लगेगा वो बराबर लगेगा, क्योंकि अभी लिगेंड बहुत दूर है, तो लिगेंड जब दूर दूर होंगे तो मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगाएंगे और लगभग बराबर रिपल्शन लगाएंगे। तो इन पांचों की एनर्जी जो होगी ये बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप देखें तो इन पांचों की जो एनर्जी होगी ये बढ़ जाएगी, इन पांचों की एनर्जी इस तरह से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे ये आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स हो गए, कौन कौन से? तो एक हो गया आपका डी एक्स वाई, एक आपका हो गया डी वाई जेड, एक आपका हो गया डी जेड एक्स, एक आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक आपका हो गया डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को T2G बोलते हैं और इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को EG बोलते हैं। ठीक है, तो इन पांचों की एनर्जी इस तरह से क्या हुई? बढ़ गई। लेकिन जब लिगेंड थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे, अभी तो लिगेंड बहुत दूर दूर थे और जब ये अप्रोच करना शुरू किया तो इन पांचों की एनर्जी बढ़ गई रिपल्शन के कारण। लेकिन जब ये लिगेंड और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो जब और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो एक्सियल और नॉन एक्सियल में जो रिपल्शन होगा वो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे ज्यादा लगेगा। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं तो एक्सियल वालों पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, नॉन एक्सियल वालों पे रिपल्शन कम हो जाएगा। पहले से क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे एनर्जी में स्प्लिटिंग आ जाती है। आपके पास ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके पास ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाती है। एक्सियल में आपका हो गया डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो आपका नॉन एक्सियल है इसकी एनर्जी घट जाएगी। तो ये आपका हो गया डी एक्स वाई, क्योंकि इस पर रिपल्शन कम हो जाएगा, डी जेड एक्स और डी वाई जेड, तो इसकी जो एनर्जी घट जाएगी। इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर बेसिकली एवरेज लाइन है। इस सेंटर को बैरी सेंटर बोलते हैं। बैरी सेंटर, बैरी सेंटर जो है, ठीक है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम लोग? जीरो, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज आप बोलेंगे कि सर इसकी एनर्जी घट गई, क्यों घट गई भाई? रिपल्शन तो इस पे लग रहा है। तो देखो भाई, यहां पे पहले पांचों की एनर्जी सेम थी, जब रिपल्शन लगा, ठीक है ना, जब लिगेंड अप्रोच किए तो T2G की भी एनर्जी बढ़ी, EG की भी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी दोनों की बढ़ी है, T2G की भी और EG की भी। लेकिन क्योंकि T2G पे रिपल्शन कम लगेगा तो T2G की एनर्जी कम बढ़ेगी और EG की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि EG पे रिपल्शन ज्यादा लगता है। ये जो एनर्जी का गैप है इसको डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं। डेल्टा नॉट को स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। डेल्टा नॉट यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा नॉट इज नोन एज स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये जो लाइन होती है यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाती है, रेफरेंस यहां से लिया जाता है, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो मानते हैं। और ये एक एवरेज लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है? एवरेज। तो क्योंकि ये एवरेज लाइन है तो इसको ये 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे जब ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो जब ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये जो आपका गैप होगा एनर्जी का, ये हो जाएगा -2/3 डेल्टा नॉट, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2/5 डेल्टा नॉट, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3/5 डेल्टा नॉट। ये आपका 2:3 रेशियो में इसको ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ठीक, अब देखो होता क्या है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं हम लोग? जीरो मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा उसकी एनर्जी घटेगी, और जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की जो नेट एनर्जी आती है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में इसको CFSE बोलते हैं। CFSE। CFSE जो है इसका फॉर्मूला होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा उसकी एनर्जी घटेगी, और कितने से घटेगी? -2/5 डेल्टा नॉट से घटेगी, और जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी
और कितने से बढ़ेगी, प्लस 3/5 डेल्टा नॉट से बढ़ेगी। ठीक, तो यहां पे जो CFSE का फॉर्मूला बनता है वो बनता है इस तरह से कि माइनस कितना 2/5, 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं, तो 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है, डेल्टा नॉट सही है, डेल्टा नॉट इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और 3/5 डेल्टा नॉट से बढ़ेगी, तो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, EG इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका CFSE। इसके अलावा अगर कहीं पे पेयरिंग हो रही है, कहीं पे क्या हो रही है, पेयरिंग, तो अगर कहीं पे पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग करवाने के लिए भी कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पे प्लस n इंटू पी, जहां पे n जो होता है, n इज द नंबर ऑफ पेयर्स, n इज द नंबर ऑफ पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड p इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। p को पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। तो प्लस n इंटू पी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। CFSE की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है, CFSE का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ज्यादा होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE जब इंक्रीज करेगा तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करती है, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो यहां पे हमने बात की किसकी बात की आपने, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरह से होता है ये हमने आज देखा है। इसके आगे की जो कहानी है अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इसमें फिल किया जाएगा, CFSE किस पे डिपेंड करेगा, तो अब उसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज ही क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको आप रिवाइज करके आना, यहीं से अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।